मीडिया डेमोक्रेसी की फोर्थ पिलर है और मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल पूछना। लेकिन आज यही मीडिया ऑपोजिशन के लीडर से सवाल पूछती है और सरकार के गोद में बैठती है। एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। 2007 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स था 120 आउट ऑफ 180 कंट्री। लेकिन आज 2024 के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स गिर के 151 रैंक पे आ चुकी है। India is ranked 151 out of 180 countries in the 2025 World Press Freedom Index. जिस मीडिया का काम होता है डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना और सरकार से सवाल करना, आज ये मीडिया बिल्कुल ही उल्टा काम कर रही है। साल था 2007 जब करण थापड़ एक इंटरव्यू ले रहे थे नरेंद्र मोदी का, जो उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। और बीच इंटरव्यू में करण थापड़ ने एक सीधा सवाल किया। Even 5 years after the Gujarat killings of 2002, the ghost of Godhra still haunts you. Why have you not done more to allay that ghost? This I gave it to the media persons like Karan Thapar. Let them do and let them enjoy. जिसके वजह से मोदी जी उठ के चले गए। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं है कि मोदी जी चले गए, बल्कि इसलिए है उस वक्त कोई भी जर्नलिस्ट ऐसा सवाल पूछ सकता था। वही जमाना था जब मनमोहन सिंह, जो 10 साल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे, रेगुलरली प्रेस कॉन्फ्रेंस देते थे जहां कोल स्कैम, 2G स्कैम और कॉमनवेल्थ स्कैम पर ओपनली सवाल पूछा जाते थे, जिसके वजह से मीडिया अपना काम सही तरीके से कर रही थी। और फिर 2014 आया जब चीजें धीरे धीरे बदलने लगी, और लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता है। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और मोदी जी पीएम बनते हैं। तब दो चैनल जो सच में काम कर रहे थे, जिनका नाम था एनडीटीवी और न्यूज 18, जो दोनों गवर्नमेंट से सवाल पूछते थे। और फिर जुलाई 2014 में मुकेश अंबानी, जो रिलायंस के मालिक है, उन्होंने नेटवर्क 18 के 78% शेयर खरीद लिए, जिसके अंदर CNN, न्यूज 18, टीवी 18 और CNBC टीवी 18 जैसे बड़े चैनल आते थे। जिसके वजह से एक झटके में इंडिया का एक बड़ा मीडिया ग्रुप एक ऐसे बिजनेसमैन के हाथ में चला गया जिनका कोई टेंशन गवर्नमेंट के साथ नहीं था। और तब से इन चैनल का टोन धीरे धीरे नरम पड़ता गया, जिसके वजह से वही एंकर जो पहले क्रिटिकल होते थे, अब वो पूछ रहे हैं कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं। मैं भी कई बार ऐसा होता है, थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई डायरेक्ट ऑर्डर आया होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब मालिक बदलता है तब टोन भी बदलती है, जिसका सबूत हम एनडीटीवी में भी देखते हैं। जब 2022 में गौतम अडानी ने एनडीटीवी में अपनी होल्डिंग 64% से ज्यादा की होल्डिंग ले ली और पूरा कंट्रोल अपने अंडर में ले लिया, जिसके बाद रवीश कुमार, जो एनडीटीवी के सबसे रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट थे, तुरंत रिजाइन कर दिए और सिर्फ इतना ही कहा, अब यहाँ काम नहीं हो सकता है, जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन ओनरशिप तो एक हिस्सा है, क्योंकि एक और चीज है जो ओनरशिप से भी ज्यादा पावरफुल है, वो है पैसा। जिसको समझने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, जो इंडिया का सबसे ज्यादा पढ़ने वाला इंग्लिश न्यूज़पेपर है, जिससे आप लेते हैं 5 रुपए में। लेकिन इसकी प्रिंटिंग का खर्चा आता है 12 रुपया, डिलीवरी का 2 रुपया आता है और कंटेंट का 3 रुपया है, जिसका मतलब एक्चुअल कॉस्ट होता है 17 रुपया, जबकि आप दे रहे हैं सिर्फ 5 रुपए। ये 12 रुपए का नुकसान एडवर्टाइजमेंट से भरा जाता है, जिनका सबसे बड़ा सोर्स गवर्नमेंट है, क्योंकि PSU बैंक की लोन स्कीम, PM की वेलफेयर योजना और मिनिस्ट्री कैंपेन सब न्यूज़पेपर और टीवी चैनल में एडवर्टाइज होते हैं। जिसके लिए 2010 से 2014 के बीच कांग्रेस गवर्नमेंट ने सिर्फ प्रिंट मीडिया पर 1318 करोड़ खर्च किए थे और टीवी नेटवर्क पर अलग से 729 करोड़ दिए थे, जबकि बीजेपी गवर्नमेंट ने तो इससे भी ज्यादा किया। अब एक सिंपल सवाल बनता है, अगर आपके कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट वही है जिसे आपको जज करना है, तो आप क्या करोगे? आप ज्यादातर लोग वही करेंगे जो इन चैनल ने किया, यानी चुप रहोगे या तारीफ करोगे। और तारीफ करने पर सिर्फ नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा पेड प्रमोशन भी मिलते हैं, जिसका मतलब है तारीफ करो तो डबल पैसा और क्रिटिसाइज करो तो 0 पैसा। ये कहीं लिखा नहीं है, पर ये काम करता है। अब कुछ रियल एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि रियल डेट और रियल नेम इस कहानी को काफी अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहला केस है द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया का, जो 2019 में रफाल डील पर सवाल उठा रहे थे, जिसमें फ्रांस से फाइटर जेट्स खरीदे गए और इन दोनों न्यूज़पेपर के पास RTI फाइलिंग्स थी और डॉक्यूमेंट थे, जिसके वजह से उन्होंने डायरेक्टली सवाल उठाया। लेकिन जब 2019 का इलेक्शन हुआ और बीजेपी जीती और मोदी जी दोबारा PM बने,
तब कुछ वक्त बाद दोनों न्यूज़पेपर के सारे गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट बंद हो गए, बिना किसी लेटर या नोटिस के। उसी तरह दूसरा केस है अभिषर शर्मा का, जो एबीपी न्यूज के सीनियर एंकर थे और 2018 में लाइव एंकरिंग के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट से सीधा सवाल किया, जिसके अगले दिन उनका शो सस्पेंड हो गया और 15 दिन की फोर्स लीव के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया, जिससे पता चलता है कि एक सवाल की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। और तीसरा केस है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का, जो 2023 में आई, जिसमें बीबीसी ने 2002 के गुजरात रायोट्स पर इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो लंदन में रिलीज हुई, लेकिन इंडिया में तुरंत बैन हो गई और यूट्यूब पर भी ब्लॉक हो गया, ट्विटर पर भी ब्लॉक हो गया। जो स्टूडेंट स्क्रीन करना चाहता था उन पर एफआईआर हो गई। अब एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ऑलरेडी अवेयर हो कि आपके पास YouTube जैसे अल्टरनेटिव है, जहां इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से YouTube यूजर सिर्फ 50 करोड़ है, जिसका मतलब है 90 करोड़ लोग अभी भी टीवी न्यूज पर ही है, जिनके पास दूसरा कोई सोर्स नहीं है और वो सच मानते हैं जो टीवी उन्हें बताता है। जिसकी वजह से जब टीवी पर दिन भर एक ही पार्टी की तारीफ करे और एक लीडर को हीरो दिखाए तो नेचुरली वो लोग उनके साथ ही चले जाते। ये उनकी गलती नहीं है, उनके पास बेटर इंफॉर्मेशन नहीं है और इसीलिए ये सिर्फ जर्नलिज्म का इशू नहीं बल्कि डेमोक्रेसी का इशू है, जिसको दुनिया भी देख रही है। और इसीलिए इंडिया का प्रेस फ्रीडम रैंक जो 2009 पे 105 थी, वो 2024 में 159th रैंक पे आ गई 180 कंट्रीज में। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।